Hello everyone, this is Sandeep Kumar Yadav and today we are going to discuss about the legal syllabus of UPSI 2025, in which there are some topics which are covered in legal syllabus, and we are going to read all the topics which comes in legal study one by one, and we are going to see there are lot of cases and lot of sections and lot of legal terminology which are always asked in UPSI exam. So let's study what is in legal syllabus of UPSI 2025. दोस्तों, जब हम UPSI 2025 का सिलेबस को देखते हैं, चाहे आप यूपी सरकारी result.com या फिर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं, तो उसमें 8 ऐसे टॉपिक हैं जिनको कवर करने पड़ते हैं UPSI को क्लियर करने के लिए। जिसमें जो पहला टॉपिक है वो है जनरल हिंदी, यानी कि आपको हिंदी की उसमें नॉलेज होनी चाहिए। जनरल नॉलेज, जीएस आपको कवर होना चाहिए। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए जो एक नागरिक को हमेशा पता होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेगा, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन टेस्ट पूछेगा, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट पूछेगा, मेंटल एबिलिटी पूछेगा एंड रीजनल एबिलिटी पूछेगा। जिसमें रीजनिंग एबिलिटी में आपको रीजनिंग पढ़ना होता है। बहुत से ऐसे किताब है, सतीश चंद्रा जी का है और बहुत से ऐसे एग्जाम के किताब है जो आपको रीजनिंग के लिए बहुत ही सूटेबल है। लेकिन हम जब लीगल सिलेबस को पढ़ते हैं तो उसमें 3rd नंबर जो है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर ही हमको लीगल सिलेबस पढ़ना होता है और देखना होता है कि इन सिलेबस के बीच में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना होगा, जिनके बाद हम उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो जब हम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसमें 12 ऐसे टॉपिक आते हैं जिनके अंतर्गत यूपीएसआई के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसके जरिए आप मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। जिसमें पहला है ह्यूमन राइट्स। जब हम ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसको नेचुरली एक ह्यूमन पाता है और उसे कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स एक नेचुरल राइट्स आपको मिलता है, एक होता है स्टैट्यूटरी राइट्स, यानी कि यदि किसी स्टैट्यूट से आपको वो राइट मिला हुआ है तो ही आपको वो राइट पाने योग्य है, मतलब उस राइट के लिए आप लड़ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लड़ सकते। लेकिन ह्यूमन राइट्स नेचुरल राइट्स ऐसा राइट्स है कि भले किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा वो राइट्स आपको कन्फर्म किया गया हो या फिर नहीं किया गया हो, लेकिन तो भी वो राइट आपको मिलना चाहिए, और यदि नहीं मिलता है तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा जो है ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स तो आपको पता ही होगा, अभी बीच में ट्रैफिक रूल्स का नियम जो है बदलाव किया गया था, जिसमें फाइन की मात्रा को बढ़ा दिया गया था, 1x से 2x कर दिया गया था, ताकि हम आने वाले एक्सीडेंट्स जो होते जा रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं, उसको कम कर सके, उसको रोक सके। जो इसमें तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। हम इसमें देखेंगे कि क्राइम क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है और उसके पनिशमेंट्स क्या है। इसमें हम बहुत पीछे से भी देखेंगे कि इन एंशिएंट एरा क्राइम होते थे तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होता था, क्या उसके लिए डेटरेंट थियरी होता था। उसमें बहुत से ऐसे थियरी हैं जिनको हम पढ़ने का कार्य करेंगे, अभी उसको आगे हम आपको दिखाएंगे। इसमें जो 5वां टॉपिक है वो है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, यानी कि RTPD, राइट टू प्राइवेट सेल्फ डिफेंस। आप जब IPC को पढ़े होंगे, आपने तो नहीं पढ़ा होगा, मैं भी शायद पढ़ा भी हूँ, तो वहाँ पे सेक्शन 96 से 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस को कवर करता था, और उसमें बताया गया है कि किस किस हालात में आप दूसरे व्यक्ति को इंजरी पहुंचा सकते हैं या फिर उसका डेथ तक कॉज कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन सबको ध्यान में लेते हुए हमको RTPD पढ़ना होता है। और इस बार मैं आपको भारतीय न्याय संहिता के तहत आपको पढ़ाऊंगा, जो कि BNS है, उसमें सेक्शन 34 टू सेक्शन 44 कवर किया हुआ है। दोस्तों, इसमें जो 6ठा पॉइंट है वो है बेसिक लीगल नॉलेज। बेसिक लीगल नॉलेज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फिर IPC से कुछ जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डकैती क्या है, फिर आपका मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, कौन से सेक्शन में, या फिर इसके पनिशमेंट, वो छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई प्रेसिडेंट का पावर से रिलेटेड हो गया, या फिर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में इनहेरेंट पावर से लेकर हो गया, या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा जाता है या फिर किस अमेंडमेंट को कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल के बीच में कौन कौन से ऐसे सेक्शन आते हैं, आर्टिकल 21 क्या है, डबल जियोपार्डी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत मैं आपको बताऊंगा।
जो जिससे आप किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं और वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो इसमें 8वां टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है और उसके फीचर क्या है, क्या वो फेडरल है या फिर क्वासी फेडरल है, वो किन किन चीज़ों पे बात करता है, किन किन चीज़ों पे नहीं बात करता है, क्या हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये सारी चीज़ों को आपको बताएंगे कि यहाँ पे फेडरल है कि यूनिटरी है, यानी कि पावर को बांटा गया है या फिर सेंटर में ही पावर सारी बसी हुई है। फिर इसके बाद हम 9वां टॉपिक इसमें देखेंगे तो वह है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपको पता होगा कि किसी भी फंडामेंटल राइट का यदि कोई डिप्राइव या फिर कोई वायलेशन करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत आप रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। जो इसके बाद 10 टॉपिक है वो है DPSP, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ों को रखा गया है और कहा गया कि यदि गवर्नमेंट के पास इतनी सुविधा हो जाए कि वो इन चीज़ों को इन्फोर्स में ला सके तो वो इनको लाएंगे जिससे स्टेट का वेलफेयर हो सके। जो इसके बाद 11 टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा, जिसमें पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म्स को लेकर था और भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें एक बात किया मैंने कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 42 है और बहुत से ऐसे हैं, आर्टिकल 42 नहीं सॉरी 42nd अमेंडमेंट्स जो है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और जो लास्ट टॉपिक है SC/ST रिजर्वेशन लॉ, आपको एक और टॉपिक इसमें पढ़ना है SC/ST रिजर्वेशन लॉ, जो कि इसमें बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट, बहुत से ऐसे एक्ट बनाए गए हैं जो SC/ST को कवर करता है। लेकिन हम इसमें सबसे पहले किसी टॉपिक को शुरू करेंगे तो है टॉपिक 4, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, क्योंकि लीगल टर्मिनोलॉजी में आपको सबसे पहले क्राइम क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि यदि हम यही नहीं जान पाएंगे कि क्राइम क्या है तो हम कैसे जानेंगे कि किसी कार्य को करने के बाद हमें उसका पनिशमेंट मिलेगा या फिर नहीं आएगा। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्राइम को बनाता है और उसके बाद हमें पनिशमेंट के लिए लाइबल ठहराता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ क्राइम और इसके बाद देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं जो मिलकर क्राइम को बनाती है, और उसके बाद देखेंगे कि क्राइम क्या है, मोरालिटी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्राइम अगर हमने किया है तो उसके लिए सैंक्शन है, उसके लिए पनिशमेंट है, उसके लिए पनिशमेंट हो सकता है, लेकिन मोरालिटी है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिले, क्योंकि यदि उस मोरालिटी के ऊपर कोई कानून बना है, कोई इंस्टीट्यूट बनाया गया है, तब उसमें पनिशमेंट दिया गया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगर सिर्फ मोरालिटी की बात है तो उसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जो तीसरा है इसमें प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, उसके बारे में विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल ले डाउन किए गए, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। और जो इसमें चौथा है वो है थियरीज ऑफ पनिशमेंट, कि पनिशमेंट से रिलेटेड थियरीज कौन कौन सी है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जूरिस्प्रूडेंस से लेकर जो एक क्रिमिनल केसेस में देखे जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ पनिशमेंट, कि पनिशमेंट कितने प्रकार के होता है, क्योंकि आपने देखा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है, डेथ इम्प्रिजनमेंट डेथ सेंटेंस होता है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। और उसमें देखेंगे प्रिंसिपल गवर्निंग पनिशमेंट, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो किसी भी पनिशमेंट को देने से पहले ध्यान में रखे जाते हैं। और उसके बाद लास्ट हम लोग केस लॉज देखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लैंडमार्क जजमेंट हैं, जिसमें सबसे पहला आपको पता होगा कि केशवानंद भारती का केस जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको हर कोई पूछता है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें आप देखिएगा और इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बस UPSI के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो लॉ इंटर्न बनना चाहते हैं, जो लॉ के एग्जाम देना चाहते हैं, लाइक LLB इंट्रेंस एग्जाम, BLLB इंट्रेंस एग्जाम, क्लैट PG इंट्रेंस एग्जाम, क्लैट UG इंट्रेंस एग्जाम और विभिन्न प्रतियोगिता में भी इन सारी चीज़ों का महत्व रहेगा और आपको नंबर गेन करने में मदद मिलेगी। तो चलिए हम इसमें अब पहला टॉपिक देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या होता है और क्राइम के क्या क्या ऐसे एसेंशियल है जो मिलके क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें पहला है डेफिनेशन ऑफ क्राइम, क्राइम इज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय इंस्टीट्यूट और इंजूरियस टू द पब्लिक वेलफेयर, यानी कि क्राइम जो कोई एक्ट है वो पनिशेबल बाय लॉ बनाया गया है, फॉरबिडन बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि
किसी लॉ के द्वारा उस एक्ट को पनिशेबल किया गया है, और वो जो एक्ट है वो किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉरबिडन किया गया है, यानी कि यदि उसे आप कार्य करते हैं तो आपको सजा का प्रावधान दिया गया है, और उस कार्य से इंजरी पहुंचती है पब्लिक वेलफेयर को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को या फिर उसके संपत्ति को या फिर किसी चीज़ को उससे यदि हानि पहुंचती है, और उसके लिए स्टैट्यूट में प्रोविज़न डाला गया है या फिर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया गया है जिसमें उसको पनिशेबल किया गया है, तो वो एक्ट क्या होगा, उसे क्राइम कहा जाएगा। दूसरा इसका है एलिमेंट ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो नेसेसरी है, जिसके द्वारा किसी भी एक्ट को हम कह सकते हैं कि वो क्राइम है या फिर नहीं। पहला है ह्यूमन बीइंग। किसी भी क्राइम को करने के लिए सबसे पहली बात कि उसमें ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। आपने एंशिएंट टाइम में बहुत से ऐसी स्टोरी देखा होगा जिसमें पहले लोग जानवरों तक को, यदि किसी जानवर से किसी व्यक्ति को कोई क्षति, किसी प्रकार का इंजरी पहुंचती है तो उस जानवर तक को मार दिया जाता था, यानी कि वहाँ पे जानवरों को भी लायबल ठहराया जाता था। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि क्राइम को एसेंशियल एलिमेंट उसमें सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही कोई क्राइम किया जा सकता है। इसमें सेकंड है इविल इंटेंट होना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर गिल्टी माइंड होना चाहिए, यानी कि वो चाहता हो कि वो कार्य करे, उससे किसी को क्षति पहुंचे या फिर किसी को इंजरी पहुंचे। जो इसका तीसरा है वो है एन एक्ट कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ सच एन इंटेंट, यानी कि एक पर्सन हो गया, दूसरी बात उसके अंदर गिल्टी माइंड होना चाहिए, यानी कि उसके इंटेंशन होना चाहिए उसको करने के लिए, और तीसरी बात इसमें कहा गया है कि कोई एक्ट होना चाहिए वो उस इंटेंशन के फर्दरेंस में होना चाहिए, यानी कि मैं हूँ, मेरा इंटेंशन हो गया कि हमको ए को मारना है, तो ए को मारने तक ही सीमित नहीं रहेगी, उसको मारने के लिए मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो वो भी उसमें होना चाहिए। इसमें चौथा है एन इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग और टू सोसाइटी एट लार्ज बाय सच है, यानी कि जब मैं उस एक्ट को उस इंटेंशन के साथ करूँगा तो उससे किसी ना किसी को इंजरी भी होना चाहिए, तभी जाके मेरा जो एक्ट है वो क्राइम की डेफिनेशन में आएगा और मैं पनिशेबल हूँगा। लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है कि जहाँ पे इंटेंशन है, इंटेंशन प्लस नॉलेज मेंस रिया में होना आवश्यक है, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे इंटेंशन ना होते हुए भी आप क्राइम की डेफिनेशन में फॉल कर जाते हैं और आपको पनिशेबल के लिए लाइबल हो जाते हैं। तीसरी बात, जो एक्ट है वो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि नॉन वॉलेंट्री हो, यानी कि आपसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा हो, तो वहाँ पे आप लाइबल नहीं होंगे। आपका जो एक्ट है उस समय वो वॉलेंट्री होना चाहिए, यानी कि खुद से आप कर रहे हो, किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं, तभी वो एक्ट वॉलेंट्री माना जाएगा। और जो चौथा है, जो इंजरी की बात कही है, तो इंजरी किसको होगी भाई? इंजरी हमको हो सकती है, हमारे प्रॉपर्टी को हो सकती है, मेरी रेपुटेशन को हो सकती है, या फिर मेरी बॉडी को हो सकती है। तो वही बात किया गया है कि इंजरी जो चार बातों को बताती है कि इंजरी बॉडी को हो सकती है, माइंड को हो सकती है, रेपुटेशन को हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी को हो सकती है। अगर ये चारों चीज़ कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये चारों एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो जो मेरे द्वारा किया गया एक्ट है वो किस में बदल जाएगा? क्राइम में बदल जाएगा और मैं पनिशेबल के लिए लायबल हो जाऊंगा। दोस्तों, इसमें नोट करने की बात है कि ऐसा देयर आर सम केसेस वेयर द एक्ट इज नॉट एक्कम्पनीड विद गिल्टी माइंड थ्रो पनिशेबल, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर एक्ट में गिल्टी माइंड होना जरूरी, जो कि सेकेंड एलिमेंट्स इसका गिल्टी माइंड की बात बताती है कि वहाँ पे मेंस रिया होना ही होना चाहिए, तभी जाके कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत से प्रोविजन है जहाँ पे गिल्टी माइंड नहीं है, मेंस रिया नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति पनिशेबल होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो कि बहुत ही रेलिवेंट है। आपने सेक्शन 106 ऑफ BNS सुना होगा, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा चला था, जिसमें किसी नेग्लिजेंस से ट्रक ड्राइवर को लेके आपने देखा होगा कि उस सेक्शन को, उस सब सेक्शन को अभी रोका गया है, वो इन्फोर्समेंट नहीं लाया गया। लेकिन उसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि यदि किसी के नेग्लिजेंस से किसी का डेथ कॉज होता है तो उस नेग्लिजेंस में भले ही आपने एक्सीडेंट किया, आपका इंटेंशन नहीं था कि सामने वाले को मारें, लेकिन आप कार चला रहे थे, आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया और उसका डेथ कॉज हो जाता है आपके द्वारा, तो उसमें 5 से 7 साल तक का शायद सज़ा का प्रावधान है, और वो प्रावधान के तहत आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, भले ही वहाँ पे आपको इंटेंशन नहीं था। इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन एराइज होता है कि मोटिव और इंटेंशन में क्या है।
आप एक बार खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं मोटिव और इंटेंशन एक से लगते हैं, क्योंकि जब भी हम BNS का क्लास लेते हैं तो वहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे हम पूछते हैं कि बाबू बताओ कि BNS में मोटिव और इंटेंशन से आप क्या समझते हैं, तो हम बच्चे बता नहीं पाते हैं कि मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है। तो आप समझिएगा कि मोटिव हमेशा किसी पर्पज़ के लिए, कोई पर्पज़ होता है उस एक्ट को करने से पहले। यानी कि मेरा मोटिव है कि A को मारना है, तो A को मारना है ये मेरा मोटिव है, लेकिन इसके पीछे कुछ छुपा होगा। इसमें वाई क्वेश्चन अब लगेगा कि वाई क्यों मैं मार रहा हूँ, तो A को मार रहा हूँ उसकी संपत्ति लेने के लिए, तो ये क्या है, मेरा मोटिव है। लेकिन इंटेंशन, मैं उसको बस मार रहा हूँ, इंटेंशन है कि मैं उसको मार दूंगा, तो यहाँ पे इंटेंशन उसको बस मारना है। इंटेंशन व्हाट, क्या इंटेंशन है, उसको किल, उसको ख़त्म करना है। लेकिन अगर मोटिव होगा तो व्हाट नहीं, वाई, उसे क्यों मारना है, तो उसकी प्रॉपर्टी लेनी है इसलिए मुझे उसे मारना है। तो यहाँ पे मोटिव, इंटेंशन जो है उसमें आप तुरंत कार्य करते हैं, तुरंत एम पे अपना पोजीशन बनाते हैं। लेकिन मोटिव जो है, मोटिव एक बैकग्राउंड में, एक सीरीज में चलती आती है, जिसके तहत आप अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं और अपना कार्य सफल करते हैं, जिसके बाद आप मोटिव के लिए लायबल होते हैं, वहाँ पे पनिशमेंट मिलती है, और यहाँ पे इंटेंशन होता है। तो याद रखिएगा कि मोटिव क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि थियरीज ऑफ पनिशमेंट क्या है और कौन कौन से ऐसे थियरीज हैं जो एंशिएंट टाइम से, जो अभी भी जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाई जाती हैं और देखी जाती है, जिनके अकॉर्डिंग पनिशमेंट को बनाया गया है। इसमें हम पहला थियरी जो देखते हैं वो देखते हैं रिट्रीब्यूटिव थियरी, जो कि एंशिएंट टाइम में चलता था, और इसमें कहा जाता था कि पनिशमेंट सेटिस्फाई द फीलिंग ऑफ रिवेंज, यानी कि वो पनिशमेंट रिवेंज को सेटिस्फाई करता था। यानी कि यदि कोई आँख किसी का फोड़ता है तो उसका आँख फोड़ दो, किसी का कोई हाथ काटता है तो उसका हाथ काट दो। तो यही थियरी उस समय यूज की जाती थी, जिसके बेस पे उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाता था। इसमें जो दूसरी थियरी है वो है डिटरेंट थियरी। डिटरेंट थियरी मीन्स टू डिटर द क्रिमिनल फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम इन फ्यूचर। इसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन जो मोटो इस पनिशमेंट का है वो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को बचाया जा सके और उन व्यक्तियों को डिटर किया जा सके जो उनके इंटरेस्ट को वायलेट करते हैं या फिर वायलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए डिटरेंट थियरी लाया गया, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है जो किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को खतरे में डाल देता है, तो उसको रोकने के लिए उसे सजा दिया जाता था, ताकि उसके मन में ये डर बन सके और भी लोगों के मन में ये डर बन सके कि किसी के भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्षति न पहुंचे और वो ऐसा कार्य करने से बचे। जो इसमें तीसरी थियरी है वो है प्रिवेंटिव थियरी। प्रिवेंटिव थियरी मीन्स टू सर्व एज एन प्रिवेंटिव थियरी इन कमीशन ऑफ क्राइम्स। यानी कि इसमें भी आप देखिएगा कि प्रिवेंटिव थियरी में ऐसा होता था कि कोई यदि हाथ काट दे रहा है, मतलब चोरी कर दे रहा है, तो उसका हाथ काट दो ताकि वो आगे चल के कोई चोरी ही ना कर सके। कोई और कार्य कर रहा है तो उसका वो कार्य किया जा सके जिससे वो आगे चल के रुक जाए और उसको और बढ़ा ना सके। तो इसलिए वहाँ पे प्रिवेंटिव थियरी लाया जाता था। प्रिवेंटिव मतलब बचाना होता है, उस कार्य को फिर से वो कर ना सके, तो इस टाइप का पनिशमेंट उस व्यक्ति को दिया जाता था। जो चौथी थियरी है वो है एक्सपायरेटरी थियरी। पनिशमेंट इज नेसेसरी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑफेंडर। ये थियरी आप देखिएगा, इसमें मनु जो है वो मनु कहते हैं कि मेन हु आर गिल्टी ऑफ क्राइम्स, यानी कि जो व्यक्ति कोई क्राइम करता है, व्हेन कंडेम्ड बाय द किंग बिकम प्योर। जब वो कंडेम्ड होता है, किसके द्वारा कंडेम्ड होता है, तो मनु आपको पता है कि बहुत पहले की बात है, तो उस समय किंग होते थे। तो जब किंग उस व्यक्ति को जो वो कार्य किया है, जो क्राइम है, किंग के द्वारा उसे कंडेम किया जाता है, उसे सजा दिया जाता है, तब वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति प्योर हो जाता है और वो स्वर्ग में, जैसे एक अच्छे व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति जो उस अपराध को किया रहता है बाई एनी एक्ट, तो जब उस व्यक्ति को किंग के द्वारा कंडेम कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति भी एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, प्योर व्यक्ति बन जाता है, जैसा वो पहले रहता है, और उसके बाद वो हेवन में वैसे ही जाता है जैसे एक आम प्रतिष्ठित व्यक्ति जाता है। दोस्तों, इसमें जो पांचवा है वो पांचवा है रिफॉर्मेटिव थियरी। जो आजकल के समय में आप देखिएगा कि जो भी पनिशमेंट लाए जाते हैं वो रिफॉर्मेटिव थियरी के ही तरह लाए जाते हैं, जिससे रिफॉर्म किया जा सके, उस व्यक्ति को, उस बालक को सुधारा जा सके और वो आगे चल के किसी भी पनिशमेंट को, किसी भी
एक्ट को जो फॉरबिडन बाय लॉ है उसे करने के लिए रुके और उसको बढ़ावा न दे सके और वहाँ पे वो अपने आप को रोक सके। तो इसमें कहा गया है कि द एफर्ट टू रिस्टोर अ मैन एज अ गुड सिटीजन, यानी कि कोई बच्चा है, आपको पता है कि 7 साल का है, यदि कोई उसने अपराध किया है तो वो टोटली एग्जेम्प्टेड है। लेकिन 7 से 12 साल या फिर 12 से 16 साल के बीच में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है उसने अपराध किया है, तो आप देखिएगा कि अक्सर उसे बाल सुधार आश्रम में भेजा जाता है, जहाँ उसे पढ़ाई लिखाई भी होती है और वहाँ पे उसको रिस्टोर किया जाता है ताकि इन फर्दर आगे चल के वो एडल्ट होगी, वो अच्छा व्यक्ति बन सके और समाज में कुछ अच्छा कर सके। क्योंकि आपको पता है कि युवा पीढ़ी किसी भी देश का भविष्य होता है और सारी देश की भविष्य जो है वो युवा पीढ़ी पे टिकी होती है। इसके बाद हम कुछ प्रिंसिपल्स को देखेंगे जो पनिशमेंट के रिगार्डिंग है इन क्रिमिनल लॉ में, और उन प्रिंसिपल्स को हमेशा पनिशमेंट देते वक्त ध्यान रखा जाता है। प्रिंसिपल्स गवर्निंग पनिशमेंट इन क्रिमिनल लॉ, हम इसमें देखेंगे कि ये सारे जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, जस्टिस पे, फेयरनेस पे एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल राइट पे। यानी कि कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ट्रायल कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जिसके तहत इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट किया सके। इसमें जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल। पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, यानी कि जिस हिसाब से क्राइम, यानी क्राइम का ग्रेविटी जिस हिसाब से होगा उसका पनिशमेंट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि कोई छोटा मोटा चोरी कर दे रहा है तो उसको आप डेथ सेंटेंस सुना दे, तो ये उस हिसाब से सही नहीं होगा। और आपको चोरी के लिए 3 साल जो भी प्रावधान उसके लिए उचित है उसके तहत आपको उसके पनिशमेंट देना चाहिए। एक केस इसमें बहुत ही लैंडमार्क है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि डेथ पेनाल्टी शुड ओनली बी इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, यानी कि डेथ पेनाल्टी जो सेंटेंस दिया जाता है वो ऐसा नहीं कि किसी भी केस में आप उठा के डेथ पेनाल्टी दे दें, आप उसी केस जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है उसी में आपको डेथ पेनाल्टी दिया जा सकता है और उसी में कोई भी जजमेंट ऐसे आ सकते हैं। जो इसका दूसरा प्रिंसिपल है वो है फेयर ट्रायल। जब भी हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग पढ़ेंगे, आप जब BNSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके टीचर्स फेयर ट्रायल जरूर बताएंगे, क्योंकि उसमें ट्रायल जो है वो जब कंडक्ट किया जाता है तो उसमें फेयर ट्रायल को इंक्लूड किया जाता है। फेयर ट्रायल हम किसको कहेंगे? फेयर ट्रायल यानी कि जब किसी को हम अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट करने से पहले उसे हम बताते हैं कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अगर हम ये नहीं बताते तो वहाँ पे फेयरनेस नहीं है। वहाँ पे आपको उसके परिजनों को भी बताना होता है कि आपने इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है और आप इसके बारे में पता करें और इसके लिए एक एडवोकेट भी ला सकते हैं और उसके लिए आप लड़ाई लड़ें। फेयरनेस, जब ट्रायल कंडक्ट किया जाता है तो उसमें उसको सुनने का भी अधिकार होना चाहिए। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जो कि नेचुरल जस्टिस का 2 सिद्धांत है, एक है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, एक है नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ। ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स आप सामने वाले व्यक्ति को बिना सुने कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। और जो पहला है नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। यानी कि हो सकता है जिस जज के खिलाफ, जो जज आपका केस सुन रहा है उसी जज के खिलाफ आपने कोई एक्ट किया है तो वो वहाँ पे सही तो नहीं, वहाँ पे फेयरनेस नहीं होगी। तो इसलिए आपको नेचुरल जस्टिस का भी सिद्धांत फॉलो करना है, प्रोसीजर का फॉलो करना है और फेयर ट्रायल कंडक्ट करना है। इसमें एक लैंडमार्क केस है, उसका नाम है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है, जो कि आर्टिकल 21 पे स्टेब्लिश है। आर्टिकल 21 आपको पता ही है कि बात करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ से, उसके लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है जब तक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं हो। लेकिन उसमें प्रोसीजर को इसको एक्सपेंड किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि जो प्रोसीजर है वो मस्ट कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। तो ये 2 केस अभी तक आपने पढ़ा और इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये केस लॉ केवल UPSI के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है नो डबल जेपर्डी, यानी कि नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। आर्टिकल
क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई एक्ट करता है, कोई अपराध करता है और उसे एक बार पनिशमेंट मिल गई है तो उसे दोबारा उसी अपराध के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। और इसमें यह भी बात किया जाता है कि यदि कोई ट्रायल कंडक्ट होता है और उसमें यदि वो व्यक्ति एक्विटल हो जाता है, यानी कि वो छूट जाता है, तो सेम केस पे आप उसे फिर से ट्रायल नहीं कंडक्ट कर सकते, फिर से उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। यदि वो एक्विटल हो गया है तो वो फिर कन्विक्टेड नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और देखिएगा आप, इसका जो चौथा प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 20 क्लास 1 की बात करता है और उसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस यदि फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, यदि कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है जो वो एक्ट है वो उस समय फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, यानी कि वो जो एक्ट कर रहा है वो किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी भी एक्ट के द्वारा उसमें उसको पनिशमेंट नहीं बनाया गया है, पनिशमेंट उसमें नहीं दिया जाता है, तो वो एक्ट क्राइम नहीं होगा। हाँ, अगर आप बाद में कोई एक्ट बनाते हैं और मैं 5 दिन पहले वो एक्ट किया हूँ तो ये नहीं कि 5 दिन बाद उसको आप क्राइम में इन्वॉल्व कर देंगे, उसके लिए पनिशमेंट ला देंगे और कोई इंस्टीट्यूट बना देंगे तो मुझे 5 दिन बाद के लिए लायबल ठहरा देंगे। यदि वो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम वो इन्फोर्स में है वो लॉ, तब तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। यदि उसी समय वो इन्फोर्स में नहीं है, 5 दिन बाद इन्फोर्स में आ रहा है और मैं जो एक्ट किया हूँ वो 5 दिन पहले है, तो मुझे उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी और मुझे उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूँ, बहुत ही लंबा ब्रेक लिया मैंने, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बीच में मेरा फ़ोन नहीं सही था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था। और इस वीडियो में मैंने जो भी कोशिश किया बताने को, आप पता नहीं समझोगे या नहीं समझोगे, आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और कहीं यदि गलतियाँ हुई होंगी मुझसे तो आप उसको ज़रूर इंडिकेट कीजिएगा, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो में सुधार सकूं। और ये मेरा बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ भी फंस रही है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में मत लीजिएगा और जो भी मैंने बताया उसे आप देखिएगा। और इसके आगे भी कुछ लेक्चर्स और बचे हैं जिसके अंतर्गत आपका जो लीगल सिलेबस है यूपीएसआई 2025 के अनुरूप आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको वादा करता हूँ कि उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार बनाए रखिए।